मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। इलेक्शन का गहमा-गहमी है, चारों तरफ जो है प्रचार प्रसार चल रहा है। 14 तारीख है, 19 तारीख को इलेक्शन होना है, 17 तारीख लास्ट डेट है प्रचार प्रसार का। ऐसी सूरत हाल में कैंडिडेट के लिए करो मरो का ज़माना चल रहा है और ये जो इलेक्शन की लड़ाई है, ये समझ रहे आखिरी लेवल की लड़ाई चल रही है। इसलिए क्यों न हर कैंडिडेट अपनी अपनी ताकत, पूरी ताकत झोंक चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में मैं आपसे रूबरू करवाता हूं 64 नंबर वार्ड के कांग्रेस कैंडिडेट जाहिद हुसैन साहब से। आपका सरप्लस न्यूज लाइव में इस्तकबाल है, स्वागत है। शुक्रिया। जाहिद साहब के बारे में एक चीज बताते चलूं, बालीगंज हो या पाक सर्कस का हल्का हो या साउथ कलकत्ता हो, इसमें मोहताज तारुफ नहीं है। 365 दिन समाज के लिए, लोगों के लिए काम करते हैं। रिजवान का मर्डर केस का मामला हो या फिर बच्चा चोरी 2012 के जो चितरंजन हॉस्पिटल में है, वो केस को लेके आंदोलन चलाया था। मीर अमीरुल इस्लाम जो किरासन तेल डाल करके थाने के सामने अपने आप को सुसाइड कर लिया था, वो केस हो, या फिर जुबैर ऑटो ड्राइवर का मर्डर केस हो, इस सारे मामलात में जाहिद साहब जो है ये बालीगंज असेंबली हल्का में आता है। हमेशा से जनता के दरमियान, अवाम के दरमियान में रहते हैं। एक मुतहर्रिक, एक आंदोलनकारी लीडर है और हमेशा से इनका काम रहा है समाज की अपलिफ्टमेंट करना, समाज की सुधार करना और गैर अनासुर दुश्मन जो तत्व है, उस तत्व को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना। पॉलिटिकल के जरिए ये जो है गंदगी को साफ करते हैं और कांग्रेस पार्टी ने 64 से इनको उम्मीदवार बनाया है। चलिए मैं डायरेक्ट सवाल का जवाब ले लेता हूं। आप जनता के दरमियान में जा रहे हैं, लोगों के दरमियान में उठ रहे बैठ रहे, डोर टू डोर कर रहे, तो 64 का जो अभी सबसे बड़ा मसला है वो क्या है? डायरेक्ट सवाल का जवाब ले लेते हैं जाहिद हुसैन साहब से, जो कांग्रेस से कैंडिडेट है, 64 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखिए 64 में एक बहुत बड़ा 64 वार्ड के अवाम के साथ हुआ है। पिछले जो काउंसलर थे इकबाल अहमद साहब, वो 1 साल के बाद ही बीमार पड़ गए जीतने के बाद। इन 6 सालों में 5 साल वो बीमार ही पड़े रहे और इलाके में कोई काम ही नहीं हुआ। जी। जो एसेंशियल सर्विस थी, जो मूल अधिकार था लोगों को मिलना था, उससे भी वंचित रहे और उनको उनका पूरी सेवा उनको जो है नहीं मिल पाया। ऐसे हालात हो गए कि लोग बहुत परेशान हैं। थोड़ी-थोड़ी बारिश में वहाँ ड्रेनेज पूरा भर आता है और गंदगी, ड्रेनेज की गंदगी बाहर आ जाती हैं और नमाजियों को तकलीफ़ हो रहा है, घर वाले को तकलीफ़ हो रहा है और रास्ते में फुटपाथ भी टूटा-फूटा है। बहुत माने बहुत परेशानी का ये माहौल बना हुआ है इलाके के अंदर में। मैं डोर टू डोर गया हूँ, एक-एक घर गया हूँ, 4 तल्ला का बिल्डिंग हो या 2 तल्ले की बिल्डिंग हो या 6 तल्ले की बिल्डिंग हो, हर मंजिल में मैं पहुंचा हूं और हर घर में, हर टाली खुला घर जो है हाँ है, उसमें भी मैं गया हूं और सब घरों में गया हूं और सब जगह जो शिकायतें आ रही हैं, शिकायतों का तो इतना अम्बाड़ है, इतनी इतनी परेशानियां हैं, इतनी शिकायतें हैं, इतनी अभियोग हैं, जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत देर हो जाएगी सारी बात कहने के। ड्रेनेज का मामला हो, पानी का मामला हो, साफ वाटर सफाई, लॉगिंग वगैरह। वाटर लॉगिंग भी है। आधे घंटे की बारिश में पानी जगह जगह लग जाती है और पानी निकासी नहीं हो रहा है। वजह यह है कि आपका पुरोपिता जो है बीमार था और वो कोई काम नहीं हो रहा था, काउंसलर ही बीमार था और जो लोग काउंसलर के जो लोग थे वो लोग भी कोई काम नहीं कर रहे थे। जबकि लोग कह रहे हैं कि बार बार शिकायत कर रहा हूँ, बार बार अभियोग कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई मिलने वाला नहीं। ऐसे हालात में जी रहे थे 6 साल से। 64 वार्ड में 2-3 तरीका के लोग रहते हैं। समझिए हर कास्ट के, हर धर्म के लोग तो रहते ही है। एक बहुत बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं, महलों में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ बस्तियां हैं, तिलजला की बस्ती है और भी दिगर बस्तियां हैं, रॉयल स्वीट्स के आसपास वाली बस्तियां हैं। तो बेचारे इन लोग हमेशा जो है जूझते रहते हैं। इनका वो चीज अपलिफ्टमेंट होनी चाहिए, आज तक नहीं हो पा रहा है। पाक सर्कस का एरिया है, नसरुद्दीन शाह का रोड है, सैयद आमिर अली बहुत पॉश एरिया है और पाक स्ट्रीट से जुड़ा हुआ एरिया भी है। तो ऐसी सूरत हाल में समझिए कि वो बेचारे जो बस्ती में रहते हैं, खोलाबारी में रहते हैं, उनका अपलिफ्टमेंट नहीं हो पा रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, नहीं करेंगे, डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं जाहिद हुसैन साहब से, जो कांग्रेस से कैंडिडेट है, 64 से लड़ रहे हैं। देखिए, जहाँ तरक्की तरक्की तो जब मूल जो सर्विस है वही नहीं मिल पाया इन 6 सालों में। आपको पहले ही बताया कि काउंसलर बीमार है, इलाका भी बीमार हो गया। जी। इलाका जब बीमार हो गया तो सारी चीज़ें परेशानी का बाइक्स बना। ऐसे भी घर परिवार में मैं गया तो जहाँ बच्चे डेंगू से जो है आक्रांत हुए, डेंगू से प्रभावित हुए, जी। मलेरिया से प्रभावित हुए,
और वो बच्चे जब किसी के भी होते हैं, किसी भी माँ बाप के होते हैं, मेरे भी बहुत अजीज होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, और उसके लिए माँ बाप हर तरह का उपाय करते हैं, हर तरह का इलाज करना चाहते हैं। और आपको मालूम है सरकारी हॉस्पिटल की क्या सहूलियात है, इसके लिए जो है वो प्राइवेट की तरफ, नर्सिंग होम की तरफ दौड़ रहे हैं। और डेंगू और मलेरिया में जो इलाज चला बच्चों का, वो लाखों का बिल हुआ, और गरीब परिवार कैसे दे, सही। उसको कैसे सहे? इसकी लापरवाही किसकी जिम्मेदारी थी? ये जिम्मेवारी काउंसलर की थी कि इलाके को साफ सफाई रखे, पानी ना जमने दे और गंदगी ना फैले, और जहाँ से डेंगू और मलेरिया का लावा पैदा होता है उसे रोकथाम किया जाए और दवाइयाँ छिड़काई जाए। लेकिन कहीं कुछ हुआ ही नहीं, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम आया है। कई जगह तो हमें ये भी शिकायतें मिली कि भाई हम लोग जो है, हमारी बहनें, हमारी माएँ जो बच्चों को जन्म दे रही हैं, वो प्राइवेट नर्सिंग होम की तरफ, सरकारी हॉस्पिटल में जो सहूलियात नहीं है, जिसकी वजह से वो प्राइवेट नर्सिंग होम की तरफ जा रही हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी आज के दिन में 50-60 हज़ार रुपया पड़ता है। अगर जी। सीजर केस हो गया तो लाखों से पार हो जाएगा। अगर हमारे इलाके में मैटरनिटी सेंटर होता तो मुफ्त में इलाज होता, बिल्कुल। बच्चे का जन्म जो है मुफ्त में होता। हम्म। ये हमारी माएँ बहनें का मुतालबा है कि मैं, आप जाहिद भाई जब जीतेंगे तो कम से कम एक मैटरनिटी सेंटर कायम करेंगे, जिससे हमारा जो है, हमारा जो है जो पैसा है वो बच बचेगा। सके। और हम लोग एफर्ट नहीं कर सकते हैं, पैसा क्या है, हम लोग जो है किसी तरह से कर्जा लेके, माने कर्ज लेके ये सब काम करना पड़ता है लामाला। ले उसको, उससे बचने के लिए हम लोगों को सहूलियत दे, मैटरनिटी सेंटर कायम किया जाए और कम्युनिटी हॉल भी करें, जहां हमारी बच्चे और बच्चियों का जो है शादी ब्याह मुफ्त में हो। और आजकल हॉल की कीमत क्या है, प्राइवेट में आप जहां भी जाएं 40-50 हज़ार से कम नहीं है, ये मिनिमम है। मिनिमम है। अगर किसी क्लब में जाए तो 20,000 25,000 ले रहे हैं, तो क्लब में वो सहूलत है भी नहीं, शादी ब्याह के लिए मौके नहीं है। तो शादी ब्याह कम से कम 50-60 हज़ार एक नॉर्मल शादी ब्याह का हॉल है, और उससे ऊंचा जाए तो बहुत ज़्यादा है। तो एक गरीब परिवार जाए तो कहाँ जाए? सेहत में माने कमज़ोर पड़ रहे हैं, शादी ब्याह के मामले में कमज़ोर पड़ रहे हैं, हर जगह उनको दुश्वारियाँ हैं, हर जगह उनको तकलीफ़ें हैं। और उस तकलीफ़ को, हमारे इलाके में आप जाएँ, दूसरे वार्ड में जाएँ तो सब चीज़ सहूलियत है, और हमारे वार्ड में कुछ है ही नहीं, जिसकी वजह से लोग बहुत टूटे हुए हैं, बहुत बेजार हैं, बहुत परेशान हैं और बदलाव चाहते हैं। एक इम्पोर्टेंट सवाल लेते हैं। जिस तरीक़े से मैं देख रहा हूँ कि जो लोग महलों में रहते हैं, बड़ी इमारतें में रहते हैं, तो उनको कारोबार का कोई मसला नहीं, उसका सेटिंग है, बिज़नेस है, सब चीज़ चल रहा है। मगर ये जो हज़रात है, जो बस्तियाँ में रहते हैं, तिलजला की बस्तियों में रहते हैं, बड़ी भरी आबादी है, और दूसरी बात ये है कि इधर भी लोग बस्तियों में रहते हैं, तो यहाँ पर नौजवान भी बेरोज़गार है। सपोज़ मान लीजिए इस नौजवान रोज़गारों के लिए कुछ रोज़गार का वगैरह का फ़राहम का कुछ आपने मनसूबा बनाया है या नहीं बनाया है? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं ज़ाहिद हुसैन साहब से, जो कांग्रेस के कैंडिडेट है, 64 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखिए, आपको पता है, जैसे मैंने कहा कि पिछला जी। काउंसलर जो है, पूर्व जो है बीमार था, कोई काम जी। ही नहीं हुआ। जी। और जिनको आज कैंडिडेट बनाया गया, वो कभी कांग्रेस में हुआ करती थी। 16 साल वो कलकत्ता को छोड़ चुकी थी। 16 ईयर। 16 ईयर, 16 साल कलकत्ता में थी ही नहीं। जी। वो अपनी रिटायरमेंट जिंदगी रामपुर हाट बिरभूम जिला में कटा रही थी। जी। ऐसा क्या हुआ, हाँ। ऐसी क्या बात हुई कि इतनी उम्र को पहुंचने के बाद उनको टिकट दिया गया? क्या टीएमसी के अंदर में कोई उम्मीदवार था ही नहीं? क्या कोई चेहरा था ही नहीं? इसी वजह से दिया गया, एक रिटायरमेंट आदमी के ऊपर में दाव खेला गया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या मामला है। जहाँ तक बेरोजगार नौजवानों की बात है, मैं पिछला काउंसलर तो कुछ किया ही नहीं बेरोजगार नौजवानों के लिए, और जो बस्ती एरिया है उसके लिए भी कोई किया नहीं। इन 16 सालों में अफवान साइक्लोन आया, जिसमें जो है कई छप्पड़ उड़ गए, कहीं टाली टूट गए, बहुत सारी परेशानियां आई। हाँ, ये 5 सालों में बहुत सारी, हाँ, कोरोना काल है, लॉकडाउन जी, है, सब ये चीज़ है। साइक्लोन जो आया तो साइक्लोन में बहुत सारे घर उड़ गए। जी। तो उनको जो दुश्वारियां आई हैं, जो सरकार के तौर पर जब 20,000 रुपया हर घर को मुहैया कराना था, पहुंचाना था, तो यहाँ काउंसलर नहीं पहुंचा पाए। और काउंसलर के जगह में जो आज प्राप्ति हुई, ये तो बिरभूम रामपुर हाट में थी, ये भी नहीं थी, यहाँ कोई काम नहीं कर रही थी, ये तो रिटायरमेंट लाइफ जी रही थी। तो ये जो हक था उनका, परिवारों का जिनका घर उड़ा है, उनको वो भी नहीं मौसर हुआ। और साथ ही साथ जो बेरोजगार नौजवान बैठे थे, 100 दिन में उनको रोजगार मिलना था, वो भी नहीं मिला। हम जब घूम रहे थे डोर टू डोर, तो एक बेरोजगार नौजवान ने मुझसे कहा कि जाहिद भाई, हम आपको तो वोट दे रहे हैं, आप कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन हमको जो है 100 दिन के काम में हमको जोड़ लीजिएगा। मैंने उनसे वादा किया
इंशाअल्लाह ताला आपको नहीं, जितने बेरोजगार नौजवान हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको जो है जोड़ेंगे इस स्कीम के साथ और रोजगार उनको हम मुहैया कराएंगे। हम किसी भी कीमत में बेरोजगार नौजवान को खाली बैठने देना नहीं चाहते हैं। उसके साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कायम किया जाएगा, जहाँ पर बच्चे और बच्चियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। बच्चे और बच्चियों को जो ट्रेनिंग मिलेगी उनको जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक जरिया बनेगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो है हम लोग बहुत ट्रेनिंग सेंटर के जरिए उनको काम सिखाएंगे। टेलरिंग का हो, फैशन का हो, फैशन डिजाइनर का हो या टेलरिंग का हो, चाहे ब्यूटिफिकेशन है, ऐसी बहुत सारे काम हैं। इलेक्ट्रिशियन है, एसी का काम है, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो बच्चे और बच्चियां जो है इस काम को, इस हुनर को सीखने के बाद अपने इलाके में रोजगार पैदा करेंगे और रोजगार देंगे। तालीम वगैरह एक समझिए समाज का एक अहम मसला है। लोग तालीम से जुड़ भी रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, मगर जिस अंदाज में पढ़ानी चाहिए उस एतबार से पढ़ाया नहीं जा रहा है। जो लोग जिनके माता पिता पढ़े लिखे, वालिदैन पढ़े लिखे लोग हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों को तो तालीम की अहमियत समझ में आ गई। मगर आज भी हम लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जिसे तालीम की अहमियत नहीं है। तो समझिए कि एक अहम मसला है कि समाज को तालीम से भी जोड़ना एक बड़ा काम है। तो तालीम के ऊपर क्या रुझान रहेगा? क्या आपने सजाया है कि अपने वार्ड को, अपने हल्के को तालीम से नौजवानों को, नौनिहालों को, बच्चों को कैसे आरास्ता पारास्ता करेंगे? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं जाहिद हुसैन साहब से, जो कांग्रेस से कैंडिडेट है, 64 से लड़ाई लड़ रहे हैं। जाहिद साहब एक मुतहर्रिक आदमी है, एक फाल आदमी है। देखिए, जहाँ तक तालीम का मामला है, तालीम जी हमारे इलाके में 64 नंबर वार्ड के अंदर में, जी आपको पता है 2 सालों में कारपोरेशन स्कूल पूरी तरह बंद पड़ा है। जी 2 सालों में तो कारपोरेशन स्कूल इस महामारी में, कोरोना काल में सब बंद पड़ा है। लेकिन उससे पहले से ही बहुत सारी कारपोरेशन स्कूल में जो आसामियाँ खाली थी, जो पदें खाली थी, उसको पूर्ण नहीं किया गया। टीचर बहाल नहीं किए गए और टीचर बहाल नहीं होने के कारण कारपोरेशन स्कूल में बच्चों का ड्रॉप आउट हो रहा है। हम सबसे पहले उन ड्रॉप आउट को रोकेंगे और जो चेयर खाली हैं उसको पूर्ण किया जाएगा, टीचर बहाल किया जाएगा और बच्चों की तालीम शुरू होगी और अच्छे पैमाने पर शुरू होगी। और हमारे इलाके में 64 नंबर वार्ड में एक कारपोरेशन की तरफ से इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, हम उसको कायम करेंगे। एक नया स्कूल देंगे, कई स्कूल को कायम करेंगे इंशाअल्लाह ताला, जो तमाम वार्ड के बच्चे प्राइवेट स्कूल के बजाय, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और गरीब परिवार, पान दुकान का बच्चा या रिक्शा टानने वाले का बच्चा, ठेला टानने वाले के बच्चे या छोटे छोटे दुकानदार के बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में जा नहीं पाते हैं, एफर्ट नहीं कर पाते हैं, उनका खर्चा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उनका बच्चा जो है पढ़ नहीं पाता है, ऐसे बच्चों को हम हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम और बांग्ला मीडियम स्कूल के ज़रिए उनको पूरी तरह तालीम और एडुकेशन मिले, शिक्षा मिले, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम इस प्रतिबंध में शिक्षा के लिए हम बहुत बड़े पैमाने पर काम करना चाहते हैं। जो हमारे इलाके में सबसे बदहाल स्थिति में पहुंच चुका है शिक्षा, और शिक्षा एकदम बहुत खराब एडुकेशन जो है चल रहा है, एडुकेशन सिस्टम को पूरी तरह चरमरा गई है। इसको दुरुस्त करने के लिए और नई बुनियाद डालने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हज हाउस और क्वेस्ट मॉल के बीच में एक मैदान है और अपने वार्ड को समझिए कि फिट एंड फाइन रखने के लिए मैदान का भी खूबसूरत बनाना, मैदान में सारी चीज़ें खेलने कूदने का आराइश करना। तो इस तरीक़ा से स्पोर्ट्स वगैरह के लिए क्या प्लान, पार्क वगैरह के लिए क्या किया है नौजवानों के लिए, बूढ़ों के लिए, ताकि वो मॉर्निंग वॉक कर सके, इवनिंग वॉक कर सके? हमारे ख्याल से पार्क सर्कस मैदान भी आपके ही वार्ड में आता है। तो इस तरीक़ा का मैदान, बड़े बड़े मैदान है, तो उसको साफ़ सुथरा रखना, वहाँ पर खेल कूद का अच्छी तरीक़ा से आराइश करना, इसका कुछ आपने ब्लू प्रिंट वगैरह बनाया है? नहीं है? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं जाहिद हुसैन साहब से, जो कांग्रेस के कैंडिडेट है, 64 से लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, हज हाउस जब तामीर हुई थी जी तो आपको याद होगा जी कि हमारे सेंट्रल मिनिस्टर जी गुलाम नबी आज़ाद जी आए थे और उनका इनॉग्रेशन किया था, ये आपको पता होगा। जी तो गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है आए थे दिल्ली से और उन्होंने इनॉग्रेशन किया था, हज हाउस हमारे वार्ड को दिया था। उसके साथ साथ जो आप देखते हैं तालाब, कसियाबान तालाब के किनारे जो इर्द गिर्द में चारों तरफ जो है जो गंदगियां हैं जी और पानी का साफ सफाई भी, नकासी भी नहीं हो रहा है, पूरा जो पानी है, जो बदबूदार पानी है, उसको हटाया जाए और नए पानी को वहाँ पर लाया जाए। जी और वहाँ पर जो पार्क की स्थिति है वो एक जी अड्डाबाजी का जगह बन चुका है, अंधेरा हो चुका है और वहाँ पर ना साफ सफाई है ना लाइटिंग का जराइम इंतजाम। पेशा लोग उसमें वहाँ पर जी, वहाँ पर जो है जुआ हो रहा है, अड्डाबाजी हो रहा है
और छेड़खानी चल रहा है। ऐसे में माँ बहनें भी बहुत तकलीफ से वहाँ जा नहीं पाती हैं, रात के अंधेरे में गुजर नहीं पाती हैं, डरती हैं जाने से। तो हम उस माहौल को ख़त्म कर देंगे इंशाअल्लाह ताला, और वो कच्चे बागान के इर्द गिर्द जो पार्क है उसको पूरी तरह सजाएंगे, और जिस तरह से बेहतरीन पार्क, बेहतरीन मॉडल बनाएंगे। हमारे वार्ड के अंदर में रुकैया पार्क भी है, जहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए जो है लोग जाते हैं, तो वहाँ पर उसको भी हम खूबसूरत बनाएंगे रुकैया पार्क को। और हमारे वार्ड में सबसे बड़ा मैदान है तो पार्क सर्कस मैदान, जिसको वहाँ भी कोई खूबसूरती नहीं है, मैदान तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग उसको कुछ बना नहीं पाए। जो पिछले काउंसलर थे वो कुछ कर ही नहीं पाए, वो बीमार थे, वो कुछ किए ही नहीं। और जिनको अभी उम्मीदवार किया गया वो 16 साल रिटायरमेंट लाइफ जी रही थी रामपुर हाट में। तो ऐसे में हम लोग इसको जो है पूरी तरह से इसको सजाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला जो खूबसूरती होगी, हमारा वार्ड पूरे कलकत्ता में 144 नंबर वार्ड में सबसे मॉडल वार्ड होगा, सबसे तरक्की याफ्ता वार्ड होगा, और एक नमूना होगा और एक आईना होगा दूसरे के लिए। आखिरी सवाल लेते हैं। सपोज 64 की अवाम आपको अपने मोहब्बतों और अकीदतों से नवाजती है, मोहब्बत और इसका मतलब ये हो गया वोटों की मोहब्बत से नवाजती है, आपको चुन करके कारपोरेशन भेज देती है, तो सबसे पहला काम जो 64 की जनता के लिए करेंगे वो कौन ऐसा काम होगा? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं जाहिद हुसैन साहब से, जो कांग्रेस के कैंडिडेट है, 64 से लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा जी कि सबसे पहला वहाँ पर जो है मैटरनिटी सेंटर कायम किया जाएगा, जो पूरे वार्ड की ज़रूरत है, पूरे वार्ड की ज़रूरत है। जी मैटरनिटी सेंटर हो, जी। और कम्युनिटी हॉल, एक बड़ा सा दूसरा कम्युनिटी हॉल किया जाएगा। तीसरा हेल्थ सेंटर बनाया जाएगा, जहाँ पर आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठेंगे, एलोपैथिक डॉक्टर बैठेंगे, और आपका जो है आयुर्वेद डॉक्टर भी बैठेंगे। मतलब तीनों जो है हमारे डॉक्टर, उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर को हम बैठाएंगे, और मुफ्त में दवा और इलाज लोगों को मिले, इसकी सहूलियात पूरी तौर पर हम करेंगे। और एजुकेशन के मामले में मैंने कहा कि इंग्लिश मीडियम हमारे इलाके में नहीं है, कॉर्पोरेशन का इंग्लिश मीडियम स्कूल को कायम किया जाएगा, और बच्चे जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं उसको फिर से बहाल किया जाएगा। और जितने भी हमारे कॉर्पोरेशन स्कूल हैं आज बंद पड़ा है, और पहले से भी कॉर्पोरेशन स्कूल में जो शादी बाड़ी के तौर पर इस्तेमाल होता है, और वो पैसा किसके जेब में जाता है, कि काउंसलर के जेब में जाता है कि मेयर के जेब में जाता है, ये सवाल आज सबके जहन में है। और हम इसको देखेंगे कि ये किस तरह से शादी बाड़ी स्कूल को शादी बाड़ी के में तब्दील कर दिया गया, इसको पूरी तरह हम रोकथाम करेंगे, और पूरा स्कूल का कल्चर को हम वहाँ पर माहौल बनाएंगे, और एक स्कूल की तरह हो, और एक खूबसूरत स्कूल हो, लगे कि जैसे प्राइवेट स्कूल के तौर पर काम कर रहा हो। कॉर्पोरेशन स्कूल नाम नेहात का रहेगा, वो प्राइवेट स्कूल की तरह अच्छे अच्छे टीचर रहेंगे, और अच्छी तालीम मिलेगी, और बच्चे जो है वहाँ से पढ़कर हमारे वार्ड के लिए एक आईना बनेंगे, और मुस्तकबिल के लिए वार्ड एक सबके लिए एक आपका मुकाबला वार्ड 64 में किन के साथ है? देखिए, हमारा मुकाबला टीएमसी का कोई चेहरा नहीं है। जो लोग 16 साल से काम कर रहे थे उनको मौका ही नहीं मिला, या कह लीजिए उन पर आजमाया ही नहीं गया, उन पर जो है नेत्री जो है भरोसा ही नहीं कर पाई। एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे नेत्री पर उन्होंने भरोसा किया है, जो कभी 95 से लेकर 2005 तक कांग्रेस की काउंसलर हुआ करती थी, और उनके शौहर के इंतकाल के बाद, उनके बच्चे का इंतकाल के बाद वो टूट चुकी थी, और उन्होंने राजनीति छोड़ दिया था। राजनीति छोड़ने के बाद वो रिटायरमेंट लाइफ अपने आबाई वतन रामपुर हाट में बिता रही थी 16 साल से। आपके कोरोना काल में उनका एक भी चेहरा नहीं है, एक भी पिक्चर नहीं है, आप दिखा दीजिए। अगर कोरोना काल में, महामारी में, जब लोग परेशान थे, जब लोगों के फाका कर रहे थे, तो सिमी जहां बाजी रामपुर हाट में बैठी हुई थी। अगर एक फोटो, मुकाबला किन के साथ? देखिए, मुकाबला एक प्रॉक्सी टीएमसी के उम्मीदवार के साथ, जो असल में टीएमसी का उम्मीदवार है ही नहीं, वो प्रॉक्सी उम्मीदवार टीएमसी की बनकर आई हैं, जिसको टीएमसी वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और उन्हीं के साथ मेरा मुकाबला है। असल मुकाबला है कलकत्ता का लड़का रामपुर हाट की लड़की के साथ। आखिरी सवाल, आपको अपनी जीत का कितना यकीन है? देखिए, 100% मुझे यकीन है। जिस तरह से मैंने डोर टू डोर किया है, और तमाम घरों में गए हैं, टाली खोला से लेकर बड़ी बड़ी इमारतों में, मैं 4 तल्ला हो 6 तल्ला की इमारतें हैं, सब इमारतों में मैं दरवाजे दरवाजे गया हूँ, और 2-2 मिनट
एकदम सही तरीके से दौड़ने उड़ने में कोई तकलीफ तो नहीं? देखिए, मैंने एक नौजवान हूँ जी। और मेरी उम्र 45 साल है और ज़हनी तौर पर भी फिट हूँ और जिस्मानी तौर पर भी फिट हूँ। इंशाअल्लाह ताला तो काम होगा ना जनता का? बिल्कुल होगा। जो लोग आज बाजी के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं, वो 64 वार्ड की आवाम नहीं है, बल्कि प्रोमोटर का एक ग्रुप, एक तबका जो है उनके साथ घूम रहा है और सोच रहा है कि बाजी जीतने के बाद हम लोग जो है काम करेंगे। ये उनकी सोच हो सकती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आवाम दूरों-कोस है और उनके साथ टीएमसी का कोई इलाकाई नेता नज़र नहीं आता है। ये आप सर्वे करें, देखें, आपस में ही उनका सिर फटोवल चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला सब लोग चुनेंगे एक नौजवान को, जो इलाका इतने सालों से वंचित था, माने सामाजिक कामों से, सोशल कामों से और एसेंशियल सर्विस से और तरक्की से, हर चीज़ से वंचित था। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे वहाँ की आवाम, जो पहली गलती कर चुके हैं इकबाल अहमद को चुन के। दूसरी गलती एक ज़ईफ़ा को चुन के, जो एक बहुत बहुत उम्र दराज हैं, हमारी बाजी ज़रूर हैं, बहुत उम्र दराज हैं, अब उनके बस की बात नहीं। कारपोरेशन एक नौजवान चेहरा को खोज रहा है, इलाका नौजवान चेहरा को खोज रहा है और तमाम लोग नौजवान चेहरा को खोज रहे हैं।